हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साधना गुस्से में रुचिका के गाल पर एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए कहती है, धोखेबाज कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने की। रुचिका, तुम अपने ही परिवार को कैसे धोखे में रख सकती हो? आखिर ऐसा क्या किया था रुचिका ने जिसके कारण साधना और पंकज रुचिका को धोखेबाज कह रहे थे? जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। रुचिका जैसी अमीर लड़की की शादी मिडिल क्लास परिवार के लड़के पंकज से हो जाती है, जिसके चलते पंकज के घर में वो एडजस्ट नहीं कर पाती और अपनी सास से अक्सर उसकी कहासुनी हो जाया करती थी। एक बार वो रात के समय कमरे में जोर जोर से फोन पर गाने बजाकर नाच रही होती है, जिसके शोर से परेशान साधना कान बंद किए उसके कमरे में आती है और गुस्से में उसके फोन को उठाकर जमीन पर पटक देती है। ले अब और मटक कर नाच। मम्मी जी, आपका दिमाग खराब है क्या? मेरा इतना महंगा फोन चकनाचूर कर दिया। मायके से लाई थी मैं अपनी। हाँ तो तेरे मायके वालों की आरती उतारू? मतलब ये कोई समय है गाने बजाकर कमर मटकाने का? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आपको दिक्कत क्या है। अरे अब मैं अपने कमरे में फुल वॉल्यूम में गाने भी नहीं सुन सकती। अरे तो सुन ना, लेकिन दूसरों को मत सुना, क्योंकि लोग तेरी तरह उल्लू नहीं है जो इस समय जागते फिरे। उन्हें सुकून की नींद चाहिए। जिसका नाच तेरा ये भोपू कर रहा है। मुझे इस बात के सिवा कुछ नहीं पता, बस आप मेरा फोन ठीक करवा के दो जिसको आपने टुकड़े टुकड़े किया है। जाकर अपनी अम्मा से मांग ले। इतना कहकर साधना वहाँ से चली जाती है और रुचिका गुस्से में पैर पटकते हुए कहती है, हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ये बुढ़िया रोज की रोज मुझे किसी न किसी बात पर आती है और सुना कर चली जाती है। मैं कहाँ फंस गई हूँ? मैं अपनी मर्जी का कुछ कर भी नहीं सकती। दिल तो करता है यहाँ से भाग जाऊँ। इतना कहकर वो अपना सर पकड़ लेती है। रुचिका को उस घर में घुटन सी महसूस होने लगी। तभी एक दिन वो मार्केट जाने के बहाने अपने दोस्त विकी से मिलने एक कॉफी कैफे में जाती है। क्या बात है, बड़े दिनों बाद याद आई तुझे मेरी। मैं शादी करके बर्बाद हो गई हूँ यार। विकी, मेरी हेल्प कर। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था शादी बर्बादी है, पर तुझे अपनी माँ की पसंद पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था। यार उन्हीं का सोचकर तो ससुराल से भाग नहीं रही हूँ, लेकिन मुझसे अब उस 3 कमरे के मकान में और नहीं रहा जाता। कोई ऐसा तरीका बता कि मैं वहाँ से आजाद भी हो जाऊँ और माँ को शर्मिंदा भी न होना पड़े। ये कैसे हो सकता है पागल? तू भागेगी तो तेरे ससुराल वाले और तेरी माँ दोनों की इज्जत का फालूदा बन जाएगा। यार तभी तो तेरे पास मदद के लिए आई हूँ। अपने इस तेज दिमाग से कोई आइडिया निकाल जिससे रुचिका आजाद भी हो जाए और किसी को पता भी न चले। ठीक है, मुझे टाइम दे, मैं कोई जुगाड़ निकालता हूँ। इतना कहकर विकी उसकी मदद करने का वादा करता है और अगले दिन रुचिका कमरे में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी पंकज उसके पास आकर कहता है, रुचिका, वो मैं कह रहा था कि यार क्यों अपनी गाड़ी मैं वो पर अटका रखी है? आगे बोलना है तो बोलो, वरना मुझे टीवी देखने दो। वो मैं कह रहा था कि मैंने हमारे लिए मूवी की टिकट्स बुक की हैं, तो शाम को तुम तैयार रहना। साथ में मूवी देखकर खाना भी बाहर ही खाएंगे। क्या बात है, आज आपको सैलरी मिली है क्या, जो मेरे बिना बोले मूवी डिनर सब कुछ प्लान कर लिया? हाँ तो अब कर रहा है ना, रास नहीं आ रहा तुझे? माँ, आप क्यों बोल रही हो? अरे क्यों मना कर रहे हो इन्हें? ये बोलेंगी नहीं तो इनका खाना कैसे पचेगा? मैं क्या कहती हूँ कि मेरी जगह ना मम्मी जी को ही ले जाओ। वैसे भी तुम मुझे किसी छोटे से ढाबे या फिर रेस्टोरेंट में ले जाओगे जहाँ खाने की मुझे वैसे भी आदत नहीं है। अब जितना कर सकता है उतना तो करेगा ही ना। हाँ तो उतने में आप खुश रहिए, क्योंकि मेरा गुजारा इतने में नहीं होने वाला। अगले दिन विकी उसे फोन कर अपने घर मिलने बुलाता है। कुछ देर में वो वहाँ पहुँचती है तो अपने सामने अपनी ही शक्ल की लड़की को देखकर हैरान रह जाती है। तभी वो लड़की अपने चेहरे से रुचिका की शक्ल का मास्क हटाकर अपना असली चेहरा दिखाती है। क्यों चौंक गई ना? यही सॉल्यूशन निकाला मैंने तेरी प्रॉब्लम का। डिट्टो तेरी तरह चेहरा बनाकर मास्क पहना दिया इस लड़की को। अभी बिल्कुल तेरी तरह दिखती है। अब इस मास्क के साथ ये लड़की तेरे ससुराल और तू जहाँ जाना जाए जा सकती है। I'm just impressed, विकी। मतलब ऐसा काम बस तू ही कर सकता है। ये मास्क पहनकर तो ये लड़की डिट्टो मेरी तरह दिख रही है। एक मिनट, इसको मेरे ससुराल के बारे में और वहाँ के काम के बारे में तो पता है ना,
और ये काम करने के लिए राजी तो है ना? हाँ, मुझे साहब ने सब बता दिया है, बस मुझे पैसे समय पर मिल जाने चाहिए। हाँ वो तो मुझे पता है। उसी रात रुचिका रात के अंधेरे में घर से भाग निकलती है। अगली सुबह रुचिका के अचानक गायब हो जाने की वजह से उसका पति पंकज और सास साधना परेशान होकर अपने सभी रिश्तेदारों और रुचिका की सहेलियों को कॉल करके उसके बारे में पूछते हैं, पर कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता। किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता माँ। आखिर वो अचानक कहाँ चली गई? आपने फिर से उसे कुछ कह तो नहीं दिया था? अरे उस दिन के बाद से तो मैं उससे फालतू बोल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई नासपिटी। दोनों परेशान हो ही रहे होते हैं कि तभी रुचिका दूध की थैली लिए घर आती है और दोनों को ऐसे परेशान देखकर कहती है, ये सुबह के 8 बजे आप दोनों की शक्ल पर 12 के बज रहे हैं। कहाँ से मटक कर आ रही है? मम्मी जी मटकने नहीं, दूध लेने गई थी। और क्या हुआ, आप परेशान क्यों दिख रहे हैं? कुछ नहीं, तुम काम करो अपना। मैं और माता ऐसी ही बातें कर रहे थे। रुचिका किचन की तरफ चली जाती है और साधना उसे घूर कर देखने लगती है। तभी पंकज कहता है, माँ अब उसे गुस्से में घूरना बंद भी करो। तूने देखा, उसने मुझे सासू माँ कहकर बुलाया। उसे देखना नहीं सुनना कहते हैं। हाँ वही, बहू तो मुझे मम्मी जी कहकर बुलाती थी ना। ओहो माँ, मम्मी जी सासू माँ में क्या फर्क है? जरा जरा सी बात को पकड़ कर बैठ जाती हो। इधर साधना को रुचिका की सासू माँ कहना खटकता है, तो उधर रुचिका किचन में जाकर लंबी सांस भरते हुए कहती है, चलो इस रुचिका के घर में आ तो गई मैं। वैसे इतना अच्छा घर छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? खैर मुझे क्या, मुझे तो यहाँ 1-2 महीने उस रुचिका का मास्क लगाकर सासू माँ पतिदेव करना है, और क्या। तो अब घर में रुचिका की शक्ल का मुखौटा लगाए रानी रह रही थी और रुचिका आराम से एक आलीशान होटल में रहकर अपनी आजादी को एंजॉय कर रही थी। समय बीतता है। साधना को रुचिका कुछ बदली बदली सी नजर आने लगती है, क्योंकि वो अब उसकी कही सारी बातें बिना बहस के मानने लगी थी। एक दिन रुचिका की माँ भी उससे मिलने आती है, तो उसे भी रुचिका कुछ बदली सी नजर आती है। एक बार जब रानी नहा धोकर रुचिका के चेहरे वाला मास्क पहन रही होती है, तभी साधना उसे देख लेती है और उसके चेहरे से मास्क उतार कर फेंक देती है, जिसके बाद रानी उसे और पंकज को सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर तो जैसे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वो तुरंत रुचिका के पास पहुंचते हैं। रुचिका जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, तो साधना उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। धोखेबाज कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? रुचिका तुम अपने ही परिवार को कैसे धोखे में रख सकती हो? हाँ हूँ मैं धोखेबाज, और धोखा नहीं देती तो क्या करती? 2 दिन और उस घर में रहती ना तो पागल हो जाती, इसलिए मैंने रानी को वहाँ भेजा। बहू तू इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब तू यही मर और भूल जा कि तेरी कोई शादी भी हुई थी या तेरा कोई ससुराल भी था, क्योंकि तुझ जैसी धोखेबाज बहू को मैं अपने घर में दोबारा कभी जगह नहीं दूंगी। और अपनी माँ को क्या जवाब देना है ये भी सोच लेना, क्योंकि तुम्हारा ये धोखा उनसे भी नहीं छुपा। ये बात सुनकर रुचिका सुन रह जाती है और इतना कहकर साधना और पंकज वहाँ से चले जाते हैं। ओह गॉड, ये जींस क्यों नहीं आ रही है? लगता है कल से डाइटिंग शुरू करनी पड़ेगी। कुछ दिन ऑयली और मीठा खा कर मैंने अपना वजन फिर से बढ़ा लिया है। नई जींस लाऊं? नहीं, इसी को पहनूंगी, इसी में फिट होना है मुझे वापस। इतना बोलकर वो फिर से अपनी जीन्स के बटन बांधने की कोशिश करती है और फाइनली वो रेडी हो जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी फ्रेंड चीना मीना के पास क्लब में पहुंच जाती है। तभी चीना बोलती है, अबे इतनी देर क्यों लगाई? पता है 1 घंटे से वेट कर रहे थे। और क्या, तेरे बिना हमें कितना सूना सूना लग रहा था। अरे यार सॉरी, वो मुझे रेडी होने में टाइम लग गया था। तुझे तो पता ही है कि लड़कियां तैयार होने में कितना टाइम लगाती हैं। अभी से क्या बताऊं कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। जींस बंद करने में ही मैंने आधा घंटा लगा दिया। अबे क्या सोच रही है? चल छोड़, अब पार्टी करें। हाँ चलो चलो। इस तरह तीनों मिलकर पार्टी में ड्रिंक्स करती हैं और डांस करती हैं। कुछ घंटों बाद जब वर्षा थक जाती है तो वो बोलती है, अरे यार मैं बहुत थक गई,
हाँ, मुझसे और डांस नहीं होगा। तुम दोनों अपना कैरी ऑन रखो, मैं साइड में बैठने जा रही हूँ। ओके डार्लिंग, बट हम तो अभी और नाचेंगे। हाँ, नाचो नाचो। ये बोलकर वो ड्रिंक सेक्शन में जाकर बैठ जाती हैं और पीने लगती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उन्हें नशा होने लगता है और वर्षा खुद से बोलती है, ओह नो, मैंने ये पी ली, इसमें तो बहुत सारी कैलोरीज होती है, मैं और मोटी हो जाऊंगी। पर इसे पी के मुझे कुछ अजीब अजीब सा क्यों लग रहा है? ये कितना गंदा सा स्वाद था इसका। बाहर जाती हूँ मैं। ये बोलकर भागती हुई वो क्लब के बाहर जाकर टहलने लगती है कि तभी उसे वॉमिट आती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। वहीं से शिवम नाम का लड़का जा रहा होता है और वर्षा को बेहोश देखकर वो उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है, यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है, लगता है ये अकेली आई थी यहाँ। इन्हें अपने घर ले जाता हूँ। अरे इनका फोन भी यही है। शिवम उसे अपनी कार में बिठा देता है और उसका फोन उठाकर रख लेता है। कुछ देर बाद शिवम अपने घर आ जाता है और उसे बेडरूम में लिटा देता है, जिसके बाद वो उसका माथा छूकर चेक करता है। इन्हें फीवर तो है नहीं, फिर बेहोश हो गई होगी शायद। अभी सोने देता हूँ, रात बहुत हो गई है। शिवम उसके साइड में कुर्सी पर बैठकर सो जाता है। सुबह उठकर वो चाय नाश्ता बनाता है। कमरे में उसके लिए और अपने लिए वो नाश्ता लेकर आता है। धूप की रोशनी से परेशान होता देखकर वो उसके फेस के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है, स्माइल करके कितने प्यार से सो रही है। अच्छा है इनके और सूरज की रोशनी के बीच मैं आ गया, वरना इनकी नींद खराब हो जाती। शिवम इतना बोलता ही है कि उसके हाथ लगने से पास में रखा हुआ वास टूट जाता है और आवाज से वो जग जाती है, जिसके बाद वो सर पकड़कर बोलती है, अरे मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? ओ शिट, अब तो ये उठ गई। ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो क्लब में थी और वो चीना मीना कहाँ चली गई? हेलो, कैसी हैं आप? आर यू ओके? तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? मेरी फ्रेंड्स कहाँ है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? अरे वेट, एकदम से इतने क्वेश्चंस। मैं बताता हूँ आपको। कल रात आप मुझे क्लब के बाहर मिली, कोई आपके आसपास था नहीं, इसलिए मैं आपको अपने घर ले आया। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। चीना मीना मुझे ढूंढ रही होगी, मुझे उन्हें फोन करना चाहिए, पर मेरा फोन कहाँ है? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। अरे आप हाइपर मत हो, आपका फोन तो ये रहा, बट मेरे पास ऐसा चार्जर नहीं था, तो सॉरी मैं इसको चार्ज नहीं कर पाया। आपका फोन डेड है। ओ कोई नहीं, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ, मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी। अरे आराम से, शायद आपको हैंगओवर अभी भी है और आप खुद से जाने की हालत में लग नहीं रही। नो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। नो, आप यहीं बैठिए, चाहे तो तबीयत ठीक होते ही चले जाना, और ये जूस पीजिए, ब्रेकफास्ट भी फिनिश करो, नहीं तो आपको जाने नहीं दूंगा। अच्छा जी, खा लूंगी, डोंट वरी। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे। जी मेरा नाम शिवम है, और आपका? माय नेम इज वर्षा। चलो ब्रेकफास्ट तो लाइट बनाकर लेकर आया है, ये तो मैं खा ही सकती हूँ। ओह ये लीजिए, आप भी खाइए ना ये। हाय हाय, इसमें तो फैट होगा, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं खा सकती। आज से मेरी डाइटिंग स्टार्ट है। शिवम एक काम कीजिए, ये आप खा लीजिए, मैं जूस पीती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे लाइट ब्रेकफास्ट पसंद है। ओके, बट ये भी लाइट ब्रेकफास्ट में ही आता है। नो इट्स ओके। कुछ देर तक दोनों बहुत बातें करते हैं और उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कुछ घंटों बाद में शिवम उसे घर ड्रॉप करता है और उसे चॉकलेट देता है। नो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे इसे खाकर मैं और मोटी हो जाऊंगी, लेकिन अब क्या करूं? ये इतने प्यार से बुलाया है, इसे मना भी नहीं कर सकती। इसने मेरा इतना ध्यान रखा था, कहीं इसे बुरा लग गया तो? ओके शिवम आप दे दो, मैं खा लूंगी। वर्षा चॉकलेट ले लेती है। अगले दिन दोनों फिर से मार्केट में टकराते हैं। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें नजदीकियां बढ़ने लगती है और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पर वेटिंग मशीन से अपना वेट चेक करती है और देखती है कि उसका वेट बिल्कुल नहीं घटा है। जिसके बाद वो अपनी कमर मेजर करती है, जो इस वक्त 30 हो चुकी थी। जिसके बाद वर्षा बोलती है, वर्षा बेटा, तेरा वेट और इंच दोनों ही बढ़ गए हैं। अब से प्रॉपर डाइट फॉलो करनी होगी। आज तेरा डिनर लंच सब कुछ कैंसिल, सिर्फ सैलेड और जूस। वर्षा अपनी जॉब पर जाती है और वापस आते टाइम शिवम से मिलकर बोलती है, शिवम बताना मैं मोटी लग रही हूँ? नहीं, मोटी तो नहीं हो तुम। सही से देखो यार, मेरी कमर, मैं मोटी हो गई हूँ। अरे मेरी पगली, इतना चलता है, नॉर्मल है एंड काफी तुम पागल हो क्या? अरे अब जो है सो है, मैंने झूठ तो बोला नहीं। जो मारा तुमने मुझे। तुम
कुछ भी बोले जा रहे हो। जब तक मैं अपनी उस पुराने वाली जीन्स में फिर से फिट नहीं हो जाती ना, तब तक मैं डाइटिंग फॉलो करती रहूंगी और जिम जाऊंगी। ओके जान। शिवम उसे जिम छोड़ देता है और चला जाता है। वर्षा अंदर जाती है और कपड़े चेंज करके कसरत करना शुरू कर देती है। ये सिलसिला कुछ समय तक चलता रहता है और ऐसे ही सुबह वो उठती और बोलती है, ओह नो, मुझे बहुत नींद आ रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का। एक काम करती हूँ, कल ना आज का और कल का दोनों वर्कआउट कर लूंगी, लेकिन आज कुछ नहीं कर। कुछ दिन बाद वो अपनी वेस्ट को मेजर करती है और वो ये देखकर बहुत खुश होती है कि अब उसकी कमर 25 हो गई है। जिसके बाद वो अपनी पुरानी जीन्स पहनकर बहुत खुश होती है और शिवम से मिलने वो क्रॉप टॉप पहनकर जाती है। उसे देखकर शिवम बोलता है, OMG वर्षा, यू लुकिंग सो प्रिटी एंड हॉट। आखिर डाइट करके ही मानी ना तुम। वो तो है, और अब मैं बहुत खुश हूँ। देखो ये वही जीन्स है जिसकी मैं उस दिन बात कर रही थी। और सुनो, अब मुझसे ना तुमसे ये दूर नहीं रहा जाता, हम दोनों शादी कर लेते हैं। ओके जान, घर वालों को तो बता दूं पहले कि उनकी बहू अपने ससुराल आना चाहती है। शिवम अगले ही दिन अपने और वर्षा के पेरेंट्स से बात करता है। दोनों के पेरेंट्स इस शादी को मंजूरी दे देते हैं और 1 महीने के अंदर दोनों की शादी पूरे विधि विधान से संपन्न होती है। वक्त बीतता है, वर्षा फिर से जंक फूड खाना स्टार्ट कर देती है और वो अपना वेट चेक करती है। पहले से उसका वेट 2 किलो बढ़ जाता है, जिसके बाद वो बोलती है, लगता है फिर से मुझे वेट लॉस और डाइट करनी पड़ेगी। वर्षा इतना सोच ही रही होती है, तभी उसकी सास जमुना आवाज लगाती है, अरे बहू, नाश्ता बन गया क्या? हाँ माँ जी, बन गया, लाती हूँ। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं। जहाँ जमुना नॉर्मल खाना खाती है, वहीं वो वर्षा को सैलेड खाता देखकर बोलती है, अरे बहू, आलू के पराठे खा, ये क्या सिर्फ उबली हुई सब्जी खा रही है? तो माँ जी, मैं डाइट पर हूँ ना, इसलिए ऑयली फूड नहीं खाऊंगी। पर बेटा, डाइट कर क्यों रही है? ठीक तो है तू, दिखने में बिल्कुल पतली दुबली सी है। हाँ वर्षा, तुम फिर से डाइट क्यों कर रही हो? अब तो तुम साड़ी पहनती हो, क्या जरूरत है डाइट की? जरूरत नहीं है, पर फिगर मेंटेन करके रखना भी तो एक अच्छी आदत है ना। क्या ही जरूरत है अपने आप को फैलाने की। हेल्दी खाना खाओ, खुश रहो। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन तबीयत का ख्याल रखियो, पता चले डाइट के चक्कर में तो लकड़ी हो गई। नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा। चलो, माँ ने ओके कर दिया तो मैं क्या बोलूँ अब। वक्त गुजरता है और उसकी डाइटिंग चालू रहती है। एक शाम शिवम ऑफिस से आते हुए समोसे लेकर आता है और वर्षा को देते हुए बोलता है, वर्षा, गरम गरम समोसे लाया हूँ, खा लो जल्दी से तुम भी। माँ ने तो खा लिए। अरे रब्बा, इसे देखकर तो मेरा जी ललचा रहा है। खाऊं कि नहीं खाऊं? गरम गरम है। नहीं वर्षा, यू आर ऑन डाइट, तो नहीं खा सकती। नहीं शिवम, आप ही खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। देखो, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, एक बार खा लोगी तो कुछ नहीं होगा। इट्स ओके शिवम, आप खा लो। ओके, एज योर विश। इस तरह दोनों माँ बेटे स्वाद लेकर उसे चिढ़ाते हुए खाने लगते हैं। इससे परेशान होकर वो अपने रूम में चली जाती है और फोन चलाने लगती है, जिस पर खाने की चीजें आने लगती है और वो अपना फोन गुस्से में फेंक कर बोलती है, जहाँ देखो खाने की ही चीजें नजर आ रही हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं डाइटिंग पर हूँ? यहाँ पूरी कायनात मिलकर मुझे बस खाना खाना दिए जा रही है। कुछ देर बाद उसके घर की डोर बेल बजती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसकी पड़ोसन उसके लिए बिरयानी बनाकर लाई होती है और वो बोलती है, वर्षा, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, लो खाकर बताओ कैसा बना है। तुम्हारा फेवरेट है ना? जी जरूर। इतना बोलकर उसकी पड़ोसन चली जाती है। वर्षा बिरयानी लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और उसे घूरते हुए बोलती है, बहुत भूख लग रही है और जी भी बड़ा ललचा रहा है। क्या करूँ क्या करूँ? नहीं, अब मुझसे और नहीं रुका जा सकता। डाइटिंग वाइटिंग गई भाड़ में, मैं तो जी भर के खाना खाऊंगी। खुद से ये बोलते ही वो खाने पर टूट पड़ती है, जैसे कि जन्मों की भूखी हो। उसे ऐसे खाता देखकर जमुना और शिवम बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और शिवम से कहकर वो और खाना मांगती है, जिसके बाद वो नॉन स्टॉप खाती रहती है और जिसके बाद वो डाइट करना छोड़ देती है और ऐसे ही रहने लगती है। नीलम अपने बेटे विशाल का रिश्ता लेकर एक लड़की के घर जाती है और वो लड़की चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसके बाद लड़की की माँ बोलती है,
तो बहन जी कैसी लगी आपको हमारी बेटी? बहन जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बेटी में बहू बनने लायक कोई भी बात नहीं है। आप उसे देखने भर से ही ऐसा कैसे कह सकती हैं? एक बार देखने में ही मुझे इतनी कमियां नजर आ रही है। पहले तो लड़खड़ाते हुए आई, फिर इतनी जोर से टेबल पर चाय की ट्रे रखी, और अब देखो तिरछी तिरछी निगाहों से हमें घूर रही है। माँ आप ये क्या बोले जा रही हो? भला ये भी कोई कमियाँ हुई? अरे तू चुप रह। अच्छा बहन जी हम चलते हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नीलम बहुत साफ दिल की औरत थी, लेकिन वो छोटी छोटी बात पर कमियां निकाला करती थी। उसकी इसी आदत के चलते अपने बेटे विशाल के लिए आए दिन वो कोई ना कोई रिश्ते में कमियां निकाल दिया करती, जिसके कारण विशाल की शादी ही नहीं हो पाई थी। जिससे परेशान होकर विशाल निहारिका नाम की लड़की से, जिससे वो प्यार करता था, छुपकर शादी कर लेता है, जो कि उसके ऑफिस में ही काम करती थी। दोनों नीलम के पास जाते हैं। उन्हें देखकर नीलम बोलती है, विशाल ये तूने क्या किया? बिना बताए ही मुझे शादी कर ली। माँ मैं निहारिका से प्यार करता हूँ, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। अगर मैं आपको बताता तो आप इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होती। मैं यहाँ तेरे लिए गुणवान और संस्कारी लड़की की तलाश कर रही थी, और तू मुझसे बिना पूछे इसे बहू बनाकर ले आया। माँ जी मुझे पता है आप हमारे इस फैसले से बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाऊंगी। निहारिका की बातें सुनकर नीलम कुछ नहीं बोलती, और बोलती भी क्या, बेटा अपनी पसंद की लड़की को बहू बना के जो ले आया था, इसीलिए वो निहारिका को बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। और निहारिका भी अपने ससुराल के माहौल में अच्छे से ढल जाती है। वो सारा काम बहुत अच्छे से किया करती, लेकिन आदत से मजबूर नीलम उसके हर काम में कोई ना कोई गलती निकाल ही लिया करती। ऐसे ही एक दिन नीलम निहारिका को आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, आज की तारीख में खाना मिलेगा या नहीं? माँ जी शाम के 5 बज रहे हैं, भला इस वक्त कौन खाना खाता है? अच्छा जी, अब मेरे घर में मुझे कब खाना मिलेगा ये भी मुझे तू बताएगी? माँ जी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी कि तू क्या कह रही है और क्या कहना चाहती है ये मुझे नहीं सुनना। चुपचाप मुझे खाना लाके दे दे। अपनी सास के कहने पर निहारिका किचन में जाती है और उसके लिए जल्दी से पोहा बना के लाती है और उसे देते हुए बोलती है, ये लीजिए माँ जी, वो क्या है ना कि रात का खाना है तो बनेगा ही, तो इसीलिए मैंने आपकी इस छोटी मोटी भूख के लिए पोहा बनाया है। नीलम पोहा खाकर बोलती है, हाय हाय, इसमें तो नमक ही नहीं है। अरे कौन सी ऐसी आफत आ गई थी जो तू इसमें नमक डालना ही भूल गई? पर माँ जी नमक तो मैंने याद से डाला था इसमें। फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे देख इसमें पड़ी प्याज भी अच्छे से नहीं पकी, ले जा इसको। 1 चम्मच खाकर ही मेरी भूख मर गई। इतना कहकर वो अपनी कमरे में चली जाती है, जिसके बाद निहारिका खुद से बोलती है, एक तो मैंने इनके लिए इतने प्यार से पोहा बनाया, पसंद करना तो दूर की बात है, ऊपर से कमियां और निकाल दी। जिसके बाद वो पोहे की प्लेट लेकर किचन में चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। नीलम निहारिका के हर किए काम में कोई न कोई गलती निकालती ही रहती। ऐसे ही एक दिन नीलम देर से सोकर उठती है और नाश्ता करने जाती है, जहां विशाल पहले से ही बैठकर फोन चला रहा था। जिसके बाद वो नीलम को देखकर निहारिका को आवाज लगाकर बोलता है, निहारिका माँ उठ गई हैं, उनके लिए चाय तो ले आना। उसके कहने के कुछ देर बाद जब निहारिका नहीं आती तो नीलम बोलती है, अरे बहू, मेरे लिए चाय बना रही है या 56 लोगों के लिए जो इतना समय लगा रही है? हाँ हाँ माँ जी आ गई, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय। वो क्या है ना, किचन में बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े थे, उनको धो रही थी, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा जी, ये कैसे बर्तन साफ करती है तू कि बर्तन चमकते ही नहीं है? ये कभी मुझे धुला हुआ नहीं लग रहा। और इस चाय को तू कड़क कहती है? अरे इतनी कम चाय पत्ती डाली है तूने, ऐसा लग रहा है दूध में चीनी मिलाकर दे दी हो। पर माँ मैंने भी तो पी थी सुबह चाय, तब तो बिल्कुल ठीक थी। तो मुझसे ही तेरी बीवी को कोई खास दुश्मनी है क्या, जो मुझे ऐसी बेकार चाय पिला रही है? इतना बोलकर वो चाय का कप गुस्से से जमीन पर गिराकर चली जाती है। और ये सब देखकर निहारिका बहुत उदास हो जाती है। उसे यूं उदास देखकर विशाल बोलता है, निहारिका तुम उदास क्यों हो रही हो? तुम्हें तो माँ की आदत पता है ना, कमियाँ निकालने वाली। मैं जानती हूँ विशाल, पर कुछ भी हो
अब मुझे अपना काम और अच्छे से करना होगा ताकि माँ जी को कमी निकालने का कोई मौका ही न मिले। जिसके बाद वो अपने हर काम को बहुत ही सावधानी और ध्यान लगाकर करती थी ताकि नीलम को उससे कोई भी शिकायत ना हो। ऐसे ही एक दिन निहारिका सारा काम खत्म करके नीलम के कमरे में जाती है तो वहाँ नीलम अपने बेड पर बैठी होती है। जिसके बाद निहारिका बोलती है, माँ जी मैंने सारा काम कर दिया है, 5 भी बज गए हैं, आपके लिए कुछ खाने को ला दूं? अरे मैं क्या तुझे भुक्खड़ दिखती हूँ जो टाइम बे टाइम बस ठूसती ही रहूंगी। एक काम कर, मेरे पैरों में मालिश कर दे, बहुत दर्द हो रही है सुबह से। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। इतना कहकर वो अपनी सास के पैरों की मालिश करने लगती है और उसके पैर भी दबाती है। तभी नीलम बोलती है, अरे तुझे इस घर में खाने को नहीं मिलता क्या? हाथों में जान ही नहीं है, कैसे मालिश कर रही है तू? माँ जी मैं तो अच्छे से ही कर रही हूँ। हाय अरे नास पिटी, इतनी जोर से मालिश कर रही है, मेरी हड्डियाँ तोड़ेगी क्या? अभी तो आपने कहा। नीलम उसका हाथ जोर से झटकते हुए बोलती है, अरे रहने दे, कोई काम तुझसे ढंग से नहीं होता। पता नहीं तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया भी है या नहीं। अपनी सास की ये बात सुनकर निहारिका को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, बस माँ जी बहुत हो गया, आपको जो कहना है आप मुझे कहिए ना, मेरी माँ को बीच में क्यों ला रही हैं? देख तो जरा इसे, एक तो कोई काम ठीक से होता नहीं इस महारानी से, और कुछ कह दो तो बस बहस करने पर उतर आती है। तो ठीक है माँ जी, और वैसे भी मैं काम को कितना भी अच्छे तरीके से क्यों ना कर लूँ, कितनी भी मेहनत क्यों ना लगा लूँ, आप उसमें कमी निकाल ही देंगी। आज से वादा रहा, आप अपने सारे काम खुद कीजिए, खुद बनाइए, खुद खाइए, खुद सब कुछ कीजिए। अब ना मैं आपके काम करूँगी, ना आपको मुझसे कोई शिकायत होगी। अरे तू क्या मुझे काम की धमकी देगी? अभी मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं कर लूंगी अपने काम, समझी? आई बड़ी। निहारिका वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। जिसके बाद से नीलम अपने काम खुद करने लगती है। एक दिन नीलम थाली में दाल रोटी सब्जी लेकर खाने बैठ जाती है। तभी निहारिका उसकी प्लेट से खाना लेकर खाते हुए बोलती है, छी माँ जी कैसी दाल बनाई है आपने, इसमें पानी और हल्दी के अलावा और कोई स्वाद ही नहीं है। क्या माँ जी, आपके इस खाने से तो मेरा बनाया हुआ खाना ही लाख गुना बेहतर है, क्यों विशाल जी? हाँ, आज ये कड़ी कितनी लाजवाब बनी है माँ, आप लेंगी? दोनों नीलम को चिढ़ाते हुए खाते हैं। तभी नीलम बोलती है, कड़ी तो सच में बहुत अच्छी दिख रही है, पर मुझे तो अपने हाथ की दाल रोटी ही खानी पड़ेगी, बेस्वाद सी। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों ही ठूस लो। ऐसे ही एक दिन नीलम कपड़े धो रही होती है तो वहाँ निहारिका आकर उसे टोकते हुए बोलती है, माँ जी ये कौन से तरीके से कपड़े धो रही हैं आप? इन धुले हुए कपड़ों में तो झाग भी लगा हुआ है। नीलम उसकी बातें सुनती रहती है लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाती। ऐसे ही एक दिन वो हॉल में झाड़ू लगा रही थी और निहारिका विशाल आराम से सोफे पर बैठे थे। तभी नीलम मन में बोलती है, क्या नीलम, तूने तो बहू से बहस करके खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। माँ जी जरा अच्छे से झाड़ू लगाइए, आंखें खोल के देखिए, कोनों में अभी भी कचरा लगा हुआ है। जिसके बाद नीलम अपनी बहू के पास जाकर बोलती है, कर तो रही हूँ ना काम, इतना काफी नहीं है क्या जो तू मेरे कामों में इतनी कमियाँ निकाल रही है? अब एहसास हुआ आपको कि जब कोई आपके किए कामों में कमियां निकालता है तो कैसा लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता था जब आप मेरे साथ ये सब करती थी। बस बहू, अपनी इस सास को माफ कर दे, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब से मैं तुझे किसी काम के लिए नहीं टोकूंगी। नीलम की ये बात सुनकर निहारिका उसे गले लगा लेती है और दोनों सास बहू को ऐसे देखकर विशाल बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।